चलो बच्चों, हम सीआरओ के नेक्स्ट पार्ट जो है वो 4 नंबर का पार्ट है, उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सीआरओ का जो 4th पार्ट है उसका नाम है टाइम बेस्ड जनरेटर। क्या है उसका नाम? टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक है। अब ये टाइम बेस्ड जो जनरेटर है इसके अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं। ठीक है। तो इनके जो नाम है उनका अलग अलग प्रकार से हम कैसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो ये टाइम बेस्ड जनरेटर है, इसको फंक्शन जनरेटर कहा जाता है। ठीक है। फंक्शन जनरेटर मतलब ये है कि एक मतलब ये कि बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स में एक सर्किट होता है। ठीक है। जो कौन सा सर्किट होता है? तो टाइम बेस्ड सर्किट होता है। उस सर्किट को वहां पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो उसी सर्किट के माध्यम से हम मतलब ये है कि जो भी टाइम बेस्ड सिग्नल को जनरेट किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन सा सर्किट होगा? तो वो इस टाइप का सर्किट होगा। कौन सा सर्किट होगा? वो जो है वो इस टाइप का टाइम बेस्ड जनरेटर सर्किट होगा। किसके अंदर? टाइम बेस्ड जनरेटर के अंदर। ठीक है। तो इसे फंक्शन जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। साटूथ जनरेटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कौन सी तरंग जनरेट करता है? तो ये आरादाती तरंग जनरेट करता है। कौन सी तरंग जनरेट करता है? सा मतलब होता है आरा, ट्विथ मतलब होता है दाती। ठीक है। तो आरादाती तरंग मतलब कुछ इस टाइप की शेप की तरंग जनरेट करता है। ठीक है। मतलब ये है कि ये प्योरली आरादाती तरंग जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की खासियत के कारण, ठीक है, कैपेसिटर की मेन जो प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, उसकी कुछ स्पेशल विशेषता होती है। उस विशेषता के कारण क्या होता है, ये नेचुरल आरादाती तरंग जनरेट नहीं करता। ठीक है। ये क्या होगा? तो ये प्राकृत रूप से जो है ये आरादाती तरंग नहीं जनरेट करेगा। तो ये साटूथ जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्विफ्ट जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये स्विफ्ट जनरेटर। ठीक है। अभी ये स्वीपिंग का काम कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसको ऑसिलेटर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मतलब ये है कि ये जो है टाइम बेस्ड जनरेटर को ऑसिलेटर दोलित्र परिपथ भी कहा जाता है। ठीक है। कौन सा परिपथ बोलते हैं हम? टाइम बेस्ड जनरेटर को दोलित्र परिपथ भी कहा जाता है। अब ये दोलित्र परिपथ क्या होता है? ये कौन सा दोलित्र होता है? तो इसमें नॉन साइनोसाइडल दोलित्र होता है। ठीक है। इसमें कौन सा दोलित्र होता है? इसमें नॉन साइनोसाइडल दोलित्र होता है। अब ये नॉन साइनोसाइडल दोलित्र ऐसा दोलित्र होता है जो साइन तरंग को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की तरंग जनरेट करता है। ठीक है। नॉन साइनोसाइडल दोलित्र मतलब ये है कि साइनोसाइडल मतलब साइन जो वेव है, इस टाइप की जो साइनोसाइडल वेव है, इसको छोड़कर बाकी सभी प्रकार की जो तरंग है वो उत्पन्न करेगा। जैसे मान लो आरादाती तरंग, ठीक है, एक होती है वर्गाकार तरंग, ठीक है, एक होती है आयताकार तरंग, इस टाइप की आयताकार तरंग। ठीक है। तो ये साइनोसाइडल तोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सब तरंगों को जनरेट करता है। ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? नॉन साइनोसाइडल जनित्र। ठीक है। तो नॉन साइनोसाइडल जनित्र वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको कौन सी तरंग चाहिए? आरादाती तरंग चाहिए, क्योंकि हमारा नाम क्या है? साटूथ जनरेटर। ये जो साटूथ जनरेटर होगा ये आरादाती तरंग जनरेट करेगा आउटपुट में, और यही आरादाती जो तरंग है वो सीआरटी के एक्स प्लेट को मिलेगी। कौन से प्लेट को मिलेगी? एक्स प्लेट को। सीआरटी के एक्स प्लेट को कौन सी तरंग दिया जाता है? तो वो आरादाती तरंग दिया जाता है। ठीक है। और यही आरादाती तरंग होती है टाइम बेस्ड तरंग कहलाती है। ठीक है। ये जो है कौन सी तरंग होती है? तो टाइम बेस्ड तरंग होती है। ठीक है। ये एसी तरंग की मतलब ये कि एसी की जो तरंग होती है, ठीक है, उसके टाइप होते हैं। एक साइन साइन तरंग होती है, आरादाती तरंग होती है, वर्गाकार तरंग होती है, आयताकार तरंग होती है। तो इनमें से जो कौन सी तरंग जो उपयोग होता है यहाँ पे, सीआरटी की एक्स प्लेट को कौन सी तरंग दिया जाता है? तो सीआरटी की एक्स प्लेट को आरादाती तरंग दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो इसको किस नाम से? नॉन साइनोसाइडल जनित्र होता है इसके अंदर। ठीक है। यही ये जो सर्किट बना है यही है नॉन साइनोसाइडल जनित्र। ठीक है। और ये आरादाती तरंग उत्पन्न करेगा, और ये आरादाती तरंग उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो किस टाइप से इसकी वर्किंग प्रोसेस होगी ये आपको 1 बाई 1 बता रहा हूं। अब जनरली क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं, कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मान लो सीआरटी की यहाँ पे 2 प्रकार की प्लेट दिख रही है आपको।
एक ये वर्टिकल प्लेट है, ये भी वर्टिकल प्लेट है, ठीक है। वर्टिकल प्लेट जो होती है, वर्टिकल तो उसका तो नाम वर्टिकल है, लेकिन उसको एक्चुअल में रखा जाता है कैसा, हॉरिजेंटल रखा जाता है, ठीक है। ये पहले आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब जो भी वीडियो में कुछ वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ मैंने आपको कि जो ये वर्टिकल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट सीआरटी के अंदर जो वर्टिकल प्लेट उसको रखा कैसे जाता है, उसको सेपरेट कैसे किया जाता है, शिफ्ट कैसे किया जाता है, तो ये जो है हॉरिजेंटल मतलब इस टाइप की हॉरिजेंटल रखा जाता है। लेकिन जो हॉरिजेंटल प्लेट है उसको वर्टिकल रखा जाता है, मतलब रखने की जो पोजीशनिंग होती है, पोजीशन होती है, वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल होती है। लेकिन मतलब वर्टिकल होती है, लेकिन नाम उसका क्या है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल है लेकिन रखा कैसा गया है, वर्टिकल, ठीक है। ये वर्टिकल है प्लेट, लेकिन इसको रखा कैसा गया है, हॉरिजेंटल, मतलब क्षैतिज रखा गया है। ये वाली प्लेट को क्षैतिज रखा गया है, लेकिन इसका नाम क्या है, वर्टिकल प्लेट। जब एक चीज याद रखना कि जब हम सीआरओ में एक सीआरटी होती है, और वो सीआरटी के अंदर, ठीक है, दो प्रकार की प्लेटें होती है, इनको विक्षेपक प्लेट बोलते हैं। कौन सी प्लेट बोलते हैं हम, विक्षेपक प्लेट। एक हॉरिजेंटल का पेयर होता है और ये वर्टिकल प्लेट का पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, दो के जोड़े में हम रखते हैं। तो जब हम डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेट को डीसी सप्लाई देते हैं, ये हॉरिजेंटल मतलब एक्स अक्ष वाली प्लेट, ये कौन सी प्लेट है, तो एक्स अक्ष में काम करने वाली प्लेट है, ठीक है। और ये वाली जो वर्टिकल प्लेट है, ये वाई अक्ष में काम करने वाली प्लेट है, ठीक है। वाई अक्ष में जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करेगी, और ये एक्स जो प्लेट है ये बीम को कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, ये तो एक्स अक्ष में डिफ्लेक्ट करेगी। अब ये क्या बताया कि जब हम हॉरिजेंटल प्लेट को, ठीक है, क्षैतिज प्लेट को डीसी सप्लाई देते हैं, कौन सी सप्लाई देते हो, डीसी सप्लाई देते हैं, तो जो सीआरटी के जो पर्दे पर जो प्रकाश बिंदु है, ये बहुत अच्छा पॉइंट याद रखना कि जैसी हम ये क्षैतिज प्लेट होती है, ठीक है, जैसे चार प्लेट रहती है ऐसी, तो क्षैतिज प्लेट को हम डीसी सप्लाई जैसी देते हैं, जैसे मान लो ये एक क्षैतिज प्लेट है और ये एक प्लेट है, इसको बाहर से डीसी सप्लाई जैसे ही देते हैं इस प्लेट को, तो जो सीआरटी के जो पर्दा होता है, पर्दे में, ठीक है, जो प्रकाश बिंदु है वो कैसी गति करता है, तो ये क्षैतिज दिशा में गति करते हुए दिखाई देता है। कैसी गति करते हुए दिखाई देगा, क्षैतिज रेखा में गति करते हुए दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम वर्टिकल प्लेट मतलब ये कि ऊर्ध्वाधर प्लेट को एसी सप्लाई दिया जाता है, यह है एसी, ये कौन सी सप्लाई है, एसी सप्लाई जैसी हम दिया जाता है, तो जो सीआरटी के जो पर्दा है, सीआरओ का जो पर्दा होता है, उसमें जो प्रकाशित बिंदु होता है, जो चमकते हुए दिखाई देता है, प्रकाशित बिंदु जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर नीचे गति करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये आकृति, ये जो प्लेट है वो इस टाइप की लाइन बना रही है, और ये जो वर्टिकल प्लेट है वो इस टाइप की लाइन बना रही है, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हम जो भी सिग्नल दिए हैं उसकी आकृति का सही निर्धारण नहीं हो सकता, मात्र ये कैसा एक प्लस टाइप का सिंबल बन के दिखाई दे रहा है हमको सीआरटी के पर्दा। मान लो ये सीआरटी का जो पर्दा है वहां पे क्या प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तरंग की वास्तविक आकृति नहीं है। तो मतलब ये है कि हम डीसी सप्लाई दे तो दिए यहाँ पे एक्स प्लेट पे, वाई प्लेट में एसी सप्लाई दे दिए, इससे हम बोलेंगे कि हमको एक तरंग मिल जाए, ठीक है, जो इनपुट जो सिग्नल की जो तरंग है वो तरंग वहां बन के मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी, ये वास्तविक तरंग रूप नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम जो है वास्तविक रियल में जो तरंग, जो इनपुट जो तरंग जो भी हम दे रहे हैं, जो भी तरंग दे रहे हैं इनपुट सिग्नल के रूप में, जो भी तरंग दे रहे हैं उसकी रियल जो आकृति कैसी होती है वो देखने के लिए इससे हम तो दिख नहीं पा रहा है, इससे तो सिर्फ एक प्लस टाइप का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो इससे तो हम कुछ हो नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो रियल आकृति बनाना है, ठीक है, जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, जैसे एसी का कोई सिग्नल दे रहे हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है, तो उसकी तरंग आकृति कुछ इस टाइप की तरंग आकृति होती है, और ये तरंग आकृति हमको सीआरटी के पर्दे पर देखना है, तो इस कंडीशन में तो दिखाई नहीं दे रहा है।
तो कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा, तो वो जो दिखाई देगा वो ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए इसकी ये वाली जो सिचुएशन है, तो ऐसा करने के लिए हम सीआरटी के पर्दे पर वास्तविक रियल जो कोई भी सिग्नल की रियल आकृति देखना हो तो उसके लिए हमको टाइम बेस्ड सिग्नल की आवश्यकता होती है। कौन से सिग्नल की आवश्यकता होती है? टाइम बेस्ड सिग्नल, ठीक है। जो एक्स अक्ष जो होता है टाइम अक्ष कहलाती है, और उस टाइम अक्ष के अकॉर्डिंग सिग्नल ऊपर नीचे चलते हो, ठीक है। मतलब ये कि ये कोई एक्स अक्ष है और इसी के अकॉर्डिंग सिग्नल ऐसे ऐसे चलते हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो तब जाके हम सीआरटी के पर्दे पर ये वाली जो इस टाइप की आकृति हमको दिखाई देगी। साधारण कंडीशन में ऐसी दिखाई नहीं देगी। तो इस टाइप की आकृति देखने के लिए हम जिस जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ये आकृति कौन दिखाता है, इस टाइप की आकृति बना के कौन देता है, तो ये है टाइम बेस्ड जनरेटर। इसलिए टाइम बेस्ड जनरेटर की आवश्यकता होती है। तो टाइम बेस्ड जो जनरेटर होता है मतलब ये टाइम बेस्ड परिपथ होता है, ये एक टाइम बेस्ड परिपथ में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, वीसीसी की सप्लाई दिया जाता है यहाँ पे इसको काम करने के लिए, वर्क कराने। एक कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ अंश जो है इसमें ट्रिगर करवाते हैं या एक्सटर्नल ट्रिगर करवाते हैं। 2-3 प्रकार की प्रोसेस करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूँ। तो ये आपको ये समझ आया होगा तो आप बढ़िया अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा एक्यूरेसी के साथ अगर समझ आ गया, इससे हमको तरंग की आकृति नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो तरंग की वास्तविक आकृति, रियल आकृति देखना है तो हमको ये जनरेटर के बारे में समझना होगा, ठीक है। यही जनरेटर जो है वो रियल आकृति बना के देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया है, हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट में जाके डिस्कस करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि जैसे हम टाइम बेस्ड जो जनरेटर होता है, ठीक है, टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है, इसको मतलब ये है कि इसमें जो टाइम को अक्ष मानकर, ठीक है, किसको अक्ष मानकर? टाइम को अक्ष मानकर, मतलब एक्स अक्ष में टाइम को अक्ष मानकर, ये एक्स अक्ष मानकर जो भी हम सिग्नल हम पर्दे पर देखेंगे, तो सिग्नल पर्दे पर देखने के लिए हमको इस परिपथ की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये कौन सा परिपथ होगा? तो ऑसिलेटर सर्किट होता है, ठीक है। इसको स्वीप जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये क्योंकि ये स्वीप वोल्टेज बना के देता है। कौन सा वोल्टेज बना के देता है? ये एक प्रकार का स्वीप वोल्टेज। अब ये स्वीप वोल्टेज क्या होता है? जैसे हम अपना वाइपर होता है, ठीक है, वाइपर जैसे ये कोई मान लो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ में यहाँ पे पानी है और यहाँ पे जो पानी को इस साइड फ्लो करवाना है, तो हम वाइपर इस टाइप का, ऐसा डंडे टाइप का वाइपर रहता है, इस वाइपर से हम क्या करते हैं? स्वीप करते हैं, ठीक है, स्वीपिंग की क्रिया करते हैं। तो ये पानी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा मूवमेंट होता है। फिर ये वाइपर को ढकेलते हैं तो ये वाइपर कहाँ आ जाता है? यहाँ आ जाता है, इस टाइप का ऐसा आ जाता है। फिर ये जो वाइपर है वो फिर उसको हम क्या करते हैं? पीछे लाते हैं, ठीक है। तो ये वाइपर को फिर पीछे लाते हैं, तो कुल मिला के ये जो है वाइपिंग की क्रिया होती है वहां पे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम स्वीपिंग की क्रिया कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हमको इसको स्वीपिंग क्रिया कहते हैं। और ये जो एक प्रकार का स्वीप वोल्टेज होता है, कौन सा वोल्टेज होता है? इसमें 2 प्रकार की स्वीप होती है, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में जा रहा हूं कि इसमें 2 प्रकार की, यदि हम इस साइड से इस डायरेक्शन में, मतलब दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, तो जो दाएं से बाएं में कौन सा कर्व मिलता है और बाएं से दाएं में कौन सा कर्व मिलता है। जब हम ये वाइपर को आगे लेके जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से ये फॉरवर्ड, जब इस वाइपर को आगे लेके जाएंगे हम, तो उसे कहा जाता है, मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फॉरवर्ड स्ट्रोक। मतलब वाइपर को हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट से राइट की ओर गति कर रहा है, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक,
ठीक है, कौन सा स्ट्रोक बोलेंगे? फॉरवर्ड स्ट्रोक या फॉरवर्ड स्वीप कहा जाएगा। कौन सा स्वीप बोलेंगे? फॉरवर्ड, मतलब आगे की दिशा में हम वाइपर को लेके जा रहे हैं तो उसे फॉरवर्ड क्या बोलेंगे? स्वीप कहा जाएगा या फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाएगा। ठीक है, तो स्वीप दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, स्वीप जो होता है, इसमें जो स्वीप मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रिया होगी वो क्रिया बाद में बताऊंगा। ठीक है, कैसे वर्क करेगा। तो स्वीप जो होता है वो स्वीप को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटे हैं? स्वीप को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मतलब ये कि स्वीप एक स्वीप वोल्टेज है, ये है ना, स्वीप वोल्टेज होता है। और ये इस स्वीप वोल्टेज को दो भागों में हमने बांट के अध्ययन कर रहे हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्ट्रोक स्वीप या फॉरवर्ड स्वीप, फॉरवर्ड स्वीप। ठीक है, और दूसरा होता है फ्लाई बैक स्वीप। दूसरा क्या होता है? फ्लाई बैक स्वीप। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्वीप और फ्लाई बैक स्वीप क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब आप वाइपर को, जो वाइपर है, वाइपर को आप लेफ्ट से, कहां से? लेफ्ट से राइट की ओर चलाते हैं। कहां चलाते हैं? लेफ्ट टू राइट चलाते हैं आप। ठीक है, मतलब सॉरी, ये एरो इस साइड में जा रहा है, राइट। जब वाइपर को लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में चलाते हो तो उसे बोला जाता है फॉरवर्ड स्वीप वोल्टेज कहा जाता है। कौन सा वोल्टेज कहेंगे? फॉरवर्ड स्वीप वोल्टेज। जब आप वाइपर को पीछे लेके आते हैं, ठीक है, वाइपर जब पीछे आता है, ठीक है, पीछे स्लाइड करके पीछे आता है तो उसे बोलेंगे क्या? मतलब यह है कि राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में आता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फ्लाई बैक स्वीप। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तरंग बना के बताया हूं कि टाइम के अकॉर्डिंग ये जो वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये स्वीप वोल्टेज कहलाता है। और टाइम पे जब वोल्टेज लेफ्ट से राइट इस डायरेक्शन में मैक्सिमम मान को प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। कौन सा स्ट्रोक बोलेंगे? फॉरवर्ड स्वीप को कहा जाएगा या फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाएगा। ठीक है, जैसे ही जो मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, कुल मिला के फॉरवर्ड स्ट्रोक मतलब प्रकाश जो बिंदु है, ठीक है, इसमें जो प्रकाश बिंदु है, प्रकाश का पॉइंट है सीआरटी के पर्दे पर। ठीक है, प्रकाश का जो बिंदु होता है वो सीआरटी के पर्दे पर लेफ्ट से राइट गति करता है। ठीक है, तो जब वो लेफ्ट से राइट गति करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाएगा। और जब वो फिर से राइट से लेफ्ट आएगा उसे बोलेंगे फ्लाई बैक स्वीप। मतलब वो अपने ही स्थान पे दूसरे से, दो प्रकार के स्वीप होंगे। पहले स्वीप में लेफ्ट से राइट जाएगा और दूसरे स्वीप में राइट से लेफ्ट आएगा, उसे बोलेंगे फ्लाई बैक। बैक मतलब पीछे, बैक मतलब होता है पीछे, पीछे स्वीप होना। तो क्या होता है कि वो अपने ही स्थान पे आ जाता है। जिस स्थान पर प्रकाश बिंदु जिस स्थान से निकला था, आगे बढ़ा था, वो फिर से स्वीप करके अपने ही स्थान पे आ जाता है, उसे बोलते हैं फ्लाई बैक स्वीप। और इसी बेसिकली सिद्धांत पर हमारा ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। और यहाँ पे जो तरंग है, इसी बेसिक सिद्धांत पे यहाँ पे तरंग मिलेगी आपको। और यहाँ मैं बात करूं, ये डायग्राम बनाया हूं, इस डायग्राम को ही ये शो कर रहा हूं। ठीक है, तो दो प्रकार के स्वीप मिलेंगे हमको। ठीक है, स्वीप क्या होता है? तो प्रकाश बिंदु लेफ्ट से राइट गति करता है तो उसे फॉरवर्ड स्ट्रोक स्वीप कहा जाएगा। और राइट से लेफ्ट की ओर गति करता है, मतलब ये है कि दाएं इस साइड में गति करेगा तो उसे बोलेंगे फ्लाई बैक स्वीप। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड कैसे निर्धारित किया जाए? तो जब फॉरवर्ड प्रकाश बिंदु लेफ्ट से राइट में यहां तक के आया तो इसका जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं हम ये टाइम स्वीप टाइम कहा जाता है। इसको बोलेंगे, इसका नाम दे दिए हैं कि फॉरवर्ड स्वीप टाइम। ठीक है, और जब वो वापस अपने ही डायरेक्शन में जब वापस आती है, ये जो तरंग है यहाँ से नीचे आ रही है यहाँ, ठीक है, मतलब अपने ही स्थान पे आ रही है यहाँ पे, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई थी वो वहीं आ रही है तरंग। ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ गई और फिर वहीं से ये जीरो वाले पॉइंट में फिर से आ जाती है, तो उसे बोलेंगे हम रेस्टोरेशन। क्या बोलेंगे हम? रेस्टोरेशन टाइम या रेस्टोरिंग टाइम कहा जाता है इसको। ये दोनों टाइम को जैसे ही मिला देते हैं तो एक साइकिल बन जाती है, टोटल टाइम कहलाता है इसको। ठीक है, इसको बोलेंगे हम टोटल टाइम। ठीक है, तो जो स्वीप का जो टोटल टाइम है वो कौन कौन से टाइम से मिलकर बना है? ठीक है, ये है क्या? टोटल टाइम। ठीक है, तो स्वीप का जो टोटल टाइम होता है, जो स्वीपिंग करने का प्रकाश बिंदु जब स्वीप करता है तो उसका जो टोटल टाइम है टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू होगा टीएस। टीएस को क्या बोलेंगे हम? स्वीप टाइम। स्वीप टाइम, ठीक है, प्लस रेस्टोरिंग टाइम। टीआर का मतलब होता है रेस्टोरिंग। रेस्टोरिंग मतलब अपने ही स्थान में अगर प्रकाश बिंदु कहीं चला गया है और वो अपने ही स्थान पर रिवर्स आ गया है, उसको रेस्टोरिंग टाइम बोलते हैं। रेस्ट करने आ गया है उसे, इसलिए उसको रेस्टोरिंग टाइम कहा जाएगा। तो टी आर का मतलब होता है रेस्टोरिंग टाइम। तो इस प्रकार से हमको एक वेव मिलती है। फिर अगेन सेम यही कंडीशन आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से हमको आरादत्ती जो तरंग प्राप्त होगी, कौन सी तरंग प्राप्त होगी? इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको आरादत्ती तरंग मिलेगी। आरादत्ती क्या मिलेगी? तरंग। ठीक है, और यही आरादत्ती तरंग का यूज करके हम सीआरटी के एक्स प्लेट को देंगे और हमको एक एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, शुद्धता के साथ, परिशुद्धता के साथ हमको जो भी सिग्नल है, वो कोई भी जो इनपुट सिग्नल दिए हैं उसकी आकृति को हम वहां पे देख सकेंगे और मेजरमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो सीआरओ में जो कोई भी तरंग की आकृति को देखना है या मेजरमेंट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सा? टाइम बेस्ड जो जनरेटर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये सारी डिटेल आपको बता दिया कि ये क्या होता है, टोटल टाइम क्या होता है। फॉरवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब प्रकाश बिंदु लेफ्ट से राइट या स्वीपर जब वाइपर को लेफ्ट से राइट मूवमेंट कराता है, मतलब पानी को ढकेलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल बताया हूं मैं स्वीपर के माध्यम से। और जब स्वीपर राइट से लेफ्ट अपने ही स्थान पर उस वाइपर को लाता है तो उसे बोलते हैं हम फ्लाई बैक स्वीप। मतलब ये है कि यदि प्रकाश बिंदु ये पीछे से आगे जा रहा है तो उसे फॉरवर्ड स्ट्रोक, और आगे से फिर पीछे आ रहा, अपने ही स्थान पर आ रहा है तो उसे फ्लाई बैक स्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के स्वीप की वजह से हमको क्या होता है, ये इस टाइप की तरंग जनरेट ये मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आया हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल चाहिए। ठीक है, इसमें जो है सीआरटी की जो एक्स प्लेट में जो है टाइम बेस्ड सिग्नल पैदा करने के लिए हमको ये स्वीप वोल्टेज की आवश्यकता। और ये वाला जो स्वीप वोल्टेज कौन जनरेट करे? यही वोल्टेज सीआरटी के पर्दे पर इनपुट कराएंगे हम, सीआरटी की एक्स प्लेट को इनपुट कराएंगे ये स्वीप वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो स्वीप जनरेटर जनरेट कराएगा। और ये स्वीप वोल्टेज कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वीप वोल्टेज दो प्रकार के, फॉरवर्ड स्वीप वोल्टेज और बैकवर्ड स्वीप वोल्टेज। ठीक है, तो फॉरवर्ड स्वीप वोल्टेज में टाइम पीरियड जो है ये होता है, और बैकवर्ड स्वीप वोल्टेज में यानी फ्लाई बैक स्वीप वोल्टेज, ये फॉरवर्ड हो गया और ये बैक हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे रेस्टोरिंग टाइम पीरियड कहा जाएगा। कौन सा टाइम पीरियड कहेंगे हम? ये रेस्टोरिंग टाइम पीरियड होता है ये, और ये होता है स्वीप टाइम कहलाता है। ठीक है, ये दोनों टाइम मिलाकर टोटल टाइम हो जाता है, मतलब ये एक चक्र हो जाएगा। ये दोनों टाइम को जैसे मिला जाएंगे तो एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगेन यही कंडीशन देखो, फिर ये अगेन आया, फिर ये ऐसा अगेन आगे इस टाइप से प्रोसेस चलते रहती है। और एक्स प्लेट में जो भी वोल्टेज इस टाइप का अगर वोल्टेज एक्स प्लेट में मिलता है तो हमको ये सही पूरी तरंग आकृति देके देगा। ठीक है, सीआरटी के पर्दे पर जो भी तरंग आकृति देखना है वो इसी की वजह से हम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आया स्वीप के बारे में। अब उसके बारे में चलो नेक्स्ट जो
टॉपिक है हमारा कि ये जो टाइम बेस जनरेटर होता है ये क्या होता है, सीआरटी के पर्दे पर मतलब 2 डायमेंशनल आकृति पैदा करता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है सीआरटी के पर्दे पर मतलब 2 डायमेंशनल आकृति कौन पैदा करता है। तो टाइम बेस जनरेटर क्या फंक्शन जनरेटर होगा या साटू जनरेटर, सब ये कोई भी नाम आएंगे तो इसमें क्लिक कर देना, आपको एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सीआरटी के पर्दे पर द्विआयामी आकृति कौन पैदा करेगा, 2 आयामी मतलब एक्स और वाई अक्ष के बीच में एक आकृति बनेगी, उसे वो 2 एक्स अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, इन दोनों के बीच में ये आकृति मिलेगी। इसी आकृति को बोलते हैं 2 आयामी आकृति। तो 2 आयामी आकृति कौन देता है, तो ये टाइम बेस जनरेटर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है आगे और देखेंगे। देखो ये क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को वीसीसी की सप्लाई दिया जाता है। अब ये ट्रांजिस्टर कैसे काम एज ए स्विच के रूप में काम करेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, स्विच के रूप में। कैसे रूप में, स्विच के रूप। अब ये ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप मतलब ये है कि ये जैसे ये स्विच के रूप में काम करेगा तो ये आउटपुट में स्वीप वोल्टेज देगा। कौन सा वोल्टेज देगा आउटपुट में, आउटपुट में स्वीप वोल्टेज देगा। कौन सा वोल्टेज देगा, ये है स्वीप वोल्टेज। ठीक है, अब ये स्वीप वोल्टेज जनरेट कराने के लिए, मतलब स्वीप वोल्टेज, इसी को आराधाती वोल्टेज कहेंगे। तो ये वोल्टेज को जनरेट कराने के लिए इसको वर्किंग कैसे, कि जब टाइम बेस जनरेटर, बहुत अच्छे से सुनना है, जब टाइम बेस जनरेटर है, इस टाइम बेस जनरेटर को हम वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ अंश, वर्टिकल एम्पलीफायर ऊपर लगा हुआ रहता है, उसका कुछ अंश निकाल के, ठीक है, मतलब वहां कुछ वोल्टेज निकाल कर इस टाइम बेस जनरेटर के इनपुट में दे दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मतलब यह है कि हम आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि ये यहाँ पे इसका जो कुछ अंश जो है वो सीधा यहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, इसको ऑपरेट कर रहा है, इसी के अंश से इसको ट्रिगर, मतलब ये कि वर्टिकल का कुछ वोल्टेज निकाल कर ये वाले जो है टाइम बेस जनरेटर को ट्रिगर करता है। तो उसे क्या बोला जाता है, आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन, वर्टिकल का कुछ अंश टाइम बेस जनरेटर को दे देने की क्रिया को आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं ना। ठीक है, इसका जो मेन फैक्ट क्या है कि वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ अंश किसको देंगे, टाइम बेस जनरेटर, अंश टाइम बेस जनरेटर को, बेस जनरेटर, ठीक है, जनरेटर को देने की क्रिया दिया जाता है तो उसे आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन के वहां का कुछ जो पार्ट है वो इसको हम देके ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करते हैं और ये स्वीप वोल्टेज देगा हमको आउटपुट में। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है इसका कि यदि हम टाइम बेस जनरेटर को एक्सटर्नल इनपुट या लाइन फ्रीक्वेंसी से ट्रिगर किया जाता है। लाइन फ्रीक्वेंसी मतलब ये कि हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी से अगर इसको ट्रिगर किया है, उस फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज से इसको ट्रिगर किया जाता है तो उसे बोला जाता है बाह्य, क्या बोला जाता है, बाह्य सिंक्रोनाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि हम किसको, टाइम बेस जनरेटर को ये जनरेटर है GEN मतलब जनरेटर को, ठीक है, एक्सटर्नल इनपुट से या लाइन फ्रीक्वेंसी किससे,
लाइन फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है ना, हमारी जो सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है, आवृत्ति, इसको सप्लाई आवृत्ति भी बोलता हूँ। सप्लाई आवृत्ति से ट्रिगर करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो देखो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो जब हम वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ अंश टाइम वेव जनरेटर को हम दे देते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, तो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन। यदि हम एक्सटर्नल इनपुट से या लाइन फ्रीक्वेंसी का कुछ अंश, मतलब बाहर से, ये तो अंदर से दे रहे थे, बाहर से कुछ अंश दे के हम इसको ट्रिगर करते हैं, इस टाइम वेव जनरेटर को ट्रिगर करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, बाह्य सिंक्रोनाइजेशन या एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो या तो हम इसको जो ट्रिगरिंग है, मतलब ये है कि टाइम बेस जनरेटर की ट्रिगरिंग दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से ट्रिगरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिगर करना मतलब ये है कि यदि इससे ट्रिगर कर रहे हैं तो ये इस टाइप की वेव फॉर्म देगा, इससे भी ट्रिगर करेंगे तो इस टाइप की वेव फॉर्म देगा। हम जैसा ट्रिगर करेंगे, जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब ये है कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इसकी जो है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम ट्रिगर करेंगे और हमको आउटपुट में ये कुछ वर्टिकल प्लेट को देगा, वर्टिकल सही आकृति की तरह दिखा के देगा आपको, ठीक है। मतलब जो भी CRT का जो पर्दा है, जैसी आकृति देखना है वो इसी के माध्यम से देखो, ठीक है। तो ये आई होप कि ये समझ आ गया हो आपको, ठीक है। मतलब इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ये आपको बताइए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे हम ये बेस को देंगे तो बेस करंट फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी, अगर मान लो इससे इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, ये वाले यहाँ के जो कुछ वोल्टेज से ट्रिगर कर रहा हूँ, मतलब ये वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ अंश से अगर ट्रिगर कर रहा हूँ तो यहाँ पे IV बेस करंट फ्लो होगी। जब बेस करंट फ्लो होगी तो ये BCC से कलेक्टर करंट जो है वो क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगी, ये भी चार्ज होगा और ये कलेक्टर करंट IC फ्लो होगी, ठीक है। और कुछ करंट जो है ये यहाँ पे IC फ्लो होगी, ये कैपेसिटर की, ये कलेक्टर की करंट हो गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी, यहाँ से भी फ्लो होगी, ये दोनों करंट मिला के क्या बनाएगा, IE बनाएगा, क्योंकि ये वाली करंट और ये करंट दोनों का योग क्या होता है, IE इमीटर करंट होता है। ध्यान रखना, ये 5% रहेगी, ये 95%, ये 95% और 5% दोनों मिला के क्या होता है, 100% IE होता है। ये करंट फ्लो, जब ये करंट फ्लो होगी तो कुछ करंट यहाँ पे भी जाएगी जिसकी वजह से ये चार्ज होगा। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज और कैपेसिटर का डिस्चार्ज। चार्जिंग, जब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो हमको कुछ इस टाइप की, ये इस टाइप का कर्व मिलता है, आपको क्या मिलता है, इस टाइप का, जब कैपेसिटर चार्ज होता है। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होगा, मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, और ये लोड कहाँ है, तो X प्लेट, ये कहाँ है, तो X प्लेट, X1 और X2 प्लेट में सीधे ये दो टर्मिनल को लगा देंगे, ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होने के बाद फिर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा तो लोड को, मतलब X प्लेट को देगा तो कुछ इस टाइप का ऐसा ये कर्व देगा, तो इसे बोलते हैं चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग वोल्टेज। और कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज जो होता है, ठीक है, ये चार्जिंग वोल्टेज कहलाता है। तो कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज होता है VC बराबर, कैपेसिटर का जो चार्जिंग वोल्टेज, ये मेन पॉइंट है, चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटर का जो चार्जिंग वोल्टेज, उसका जो फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, तो VC बराबर V इन, मतलब इनपुट वोल्टेज, ये वाला जो इनपुट वोल्टेज, VC मतलब इसमें जो चार्ज हो रहा है वो चार्जिंग वाला वोल्टेज, और वहां पे बाहर से जो इनपुट दे रहे हो वोल्टेज, ठीक है। तो VC बराबर V इन, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस E एक्सपोनेंशियल वैल्यू कर जाती है, 1 माइनस E पे पावर T अपान RC होता है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है कि VC बराबर V इन 1 माइनस E पे
टी अपॉन आर सी। जहाँ पे ये जो आर सी है ये क्या होता है, आर सी जो होता है वो जहाँ पे जो टाउ है या टी टाइम कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। कौन सा होता है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट है, और इसका जो मान होता है टी बराबर होता है आर सी। इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आर सी के बराबर होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो चार्जिंग वोल्टेज है जब इसको, और यहाँ पे ई क्या है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है। ई क्या है यहाँ पे, चरघाती वैल्यू। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघाती वैल्यू, मतलब ये कि ई पे ऐसी चर की घात है, वन पॉइंट में कोई घात रहती है तो उसे एक्सपोन। तो ई का जो मान होता है वो कितना होता है, तो ई मतलब एक्सपोनेंशियल, इसका मान कितना होता है, तो 2.718। ठीक है, 718 ये इसका एक्यूरेट मान होता है, ये फिक्स मान होता है, कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है इसका जो मान होता है 2.718 होता है। ठीक है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। इसका जब मान रखेंगे इसमें से ये घटाएंगे और ये इसके जो मान रहेंगे, ठीक है, पूरा फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो Vc बराबर, देखो कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज जो है कैपेसिटर के इनपुट वोल्टेज का 0.63.2 गुना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि मतलब ये है कि कैपेसिटर का जो चार्जिंग वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज का 0.63.2 गुना होता है। तो वो देखते हैं Vc बराबर होगा, इसकी जब वैल्यू पूरी निकालेंगे हम, ये ई का मान रखेंगे, ठीक है, यहाँ टाइम कांस्टेंट का मान रखेंगे। ठीक है, तो Vc बराबर होता है, मतलब एक्चुअल में वही टाइम कांस्टेंट कहलाता है। कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम होता है वो कितना होता है, तो 0.63.2। तो Vc बराबर होता है 0.63.2 वी इन। ये पूरी जब वैल्यू हम निकालते हैं तो ये पूरी वैल्यू का मान जो होता है वो 0.632 वी इन, ठीक है, गुना इतना होता है। तो इनपुट वोल्टेज का इतना गुना होता है चार्जिंग वोल्टेज। तो ये चार्जिंग वोल्टेज ज्यादा होता है, ज्यादा चार्जिंग वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज से इतने गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो टाउ का मान जो होता है, आरसी सर्किट जो होता है, आरसी सर्किट कैपेसिटर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आरसी सर्किट या कैपेसिटर का जो टाइम पीरियड या कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट का मान जो होता है वो कितना में, ये कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट, ठीक है, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट का जो टी की वैल्यू होती है, टी या टाउ से डिनोट करते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है 0.63.2 या 63.2% प्रतिशत में। ये याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या होता है कि ये कितना चार्ज होता है, तो ये मात्र इतना 0.63, ये चार्जिंग कंडीशन कहलाती है 0.63। फिर वो क्या होता है, ये डिस्चार्जिंग होता है। ठीक है, तो ये चार्जिंग हो गया, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। तो इस टाइप से हमको ये आउटपुट में क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये कैसा कर्व मिलेगा, तो आरादाती कर्व मिलेगा, आरादाती। ठीक है, ये आरादाती तरंग देगा, और यही जो तरंग है वो जो सीआरटी की एक्स प्लेट को दिया जाता है, जिससे सीआरटी की एक्स प्लेट और वाई प्लेट को दो इनपुट वोल्टेज अलग से देते हैं। ठीक है, ये टाइम बेस वोल्टेज कहलाएगा। ये जो तरंग निकाले ये इसी को बोलेंगे टाइम बेस। क्योंकि ये टाइम बेस तरंग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया टीएस और टीआर ये दोनों का योग ये टाइम, और इसीलिए इसको टाइम बेस तरंग के नाम से जाना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमको जो प्रकाश की जो लाइन होती है, मतलब प्रकाश बिंदु, इसी अकॉर्डिंग चलता है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट में मतलब ये कि सीआरटी के पर्दे पर कोई चीज दिखाई देती है। तो ये हमको ये चार्जिंग वोल्टेज कांस्टेंट टाइम ये पता होना चाहिए, ई का मान कितना होता है। ठीक है, कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट का मान कितना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, टाउ का मान कितना होता है, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये टी का मान जो होता है टाइम कांस्टेंट आरसी के बराबर होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का मल्टीपल होता है। ठीक है, और ये चार्जिंग वोल्टेज का ये समीकरण है, ये क्या है, चार्जिंग वोल्टेज समीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, कैपेसिटर का चार्जिंग वोल्टेज समीकरण होता है, और ये याद रखना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हमको ये
ये कंडीशन सिचुएशन, ये चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, इससे एक हमको आराधाती शेप्ड मिलेगा, ठीक है। और ये जो आराधाती तरंग है एक्सप्लेट हो जाएगी और बढ़िया जो है टाइम वेव जनरेटर हमको मतलब यही जो भी तरंग बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इस टाइप से हमको ये पूरी डिटेल हमको पता होना चाहिए कि टाइम वेव जनरेटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये यहाँ पे आंतरिक सिंक्रोनाइजेशन, इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन ये क्या होता है ये सारी चीज़ बता दिया मैंने, कैसे काम करता है ये सारी चीज़ बता दिया। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटर की ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको ये जो मिलता है। तो ये जो है टाइम वेव जनरेटर के माध्यम से ये पृथक पृथक, तो ये कौन सी राशि मतलब ये है कि कौन सी आकृति पैदा करता है, तो टू डायमेंशनल आकृति पैदा, टू डायमेंशनल आकृति देता है, ठीक है। कौन सी आकृति देता है टाइम वेव जनरेटर, कौन सी आकृति देता है, ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, आकृति, ठीक है। तो टाइम वेव जनरेटर है वो सीआरटी के पर्दे पर कौन सी आकृति देता है, तो टू डायमेंशनल आकृति देता है, मतलब द्विआयामी आकृति पैदा देता है। ये पृथक पृथक फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल के लिए पृथक पृथक टाइम वेव सिग्नल पैदा करता है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल के लिए ये अलग अलग आराधाती तरंग पैदा करेगा। ये ध्यान रखना, टाइम बेस्ड तरंग या आराधाती तरंग पैदा करता है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आया हो, ठीक है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट इसी के अकॉर्डिंग ऐसा कार्य करेगा, ठीक है।